चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जून 6 को आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन है केमिस्ट्री का। तो मैं भी केमिस्ट्री के कुछ लेक्चर आपके लेके आया हूं। ठीक है, अपन इससे पहले मैंने सॉल्यूशन के आईएमपी क्वेश्चन की वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है। जिन बच्चों को भी सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ना है तो वो वहां से देख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरे से कमेंट कर सकते हैं। अभी कुछ दिनों से वीडियो की क्वालिटी और वॉइस क्लियरिटी में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं समझता हूँ कि अब से वो रिजॉल्व हो जाएगी। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था तो काफी सारी दिक्कतें थी, तो अब वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो आज अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, तो अपन वहां से स्टार्ट करते हैं कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। ये जो लेक्चर है आने वाले 12th वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो 12th का एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि जून में आपका केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन है, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो बिल्कुल आप वीडियो को अच्छे से देखिए। कोई दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरे से डिस्कस जरूर करिए। जहां तक मैं समझता हूँ कि ये लेक्चर देखने के बाद आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। तो सबसे पहले बात आती है कि भैया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये वर्ड दो वर्डों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो वर्डों से मिलकर बना है? एक इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये क्या होती है? ये द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। किस चीज का ट्रांसफॉर्मेशन? इलेक्ट्रिक एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? द ब्रांच ऑफ chemistry which deals with the study of conversion of electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy is known as electrochemistry। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो पहला टॉपिक आता है वो आपका आता है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें दो चीजें होती हैं, समझना। आपको पहले पता होना चाहिए रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। रिडॉक्स रिएक्शन आपकी वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है? द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इज नोन एज ऑक्सीडेशन, और द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन दो अलग अलग चीजें होती हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ hydrogen or electropositive element is known as oxidation, while the process of removal of oxygen or electronegative element is or addition of hydrogen and electropositive element is known as रिडक्शन। तो कई डेफिनेशन होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो भी केमिकल रिएक्शन होंगी वो सारी क्या होंगी? रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस में जो रिडॉक्स रिएक्शन होगी वो क्या होगी? डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही कंटेनर में हो जाएगा। तो पहले अपन डिटेल में पढ़ने से पहले अपन बात करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। ठीक है, पहले अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। तो ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। किसी इलेक्ट्रोलाइट में हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, वो इलेक्ट्रोलाइट जिन एलिमेंट से मिलकर बना है उनमें क्या हो जाए? डिकम्पोज हो जाए। उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, द प्रोसेस ऑफ decomposition of electrolyte into its constituent element by
by passing electric current is known as इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस आपको क्लियर हो गया क्या टर्म होता है इलेक्ट्रोलाइसिस? द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू इट्स constituent element by passing electricity is known as electrolysis। अब कुछ बच्चों ने इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो ये टर्म से क्लियर होंगे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जिनको पानी में डिसॉल्व करने पर वो आयनाइज हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में NaCl, NaOH ये सब आते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या आता है? एसिटिक एसिड वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें आती हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट टर्म से बच्चे अच्छे से फेमिलियर हैं। मैंने बात करी इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस किस में होता है? एक सेल में होता है। ठीक है, एक सेल में होता है। इस सेल को हम क्या बोलते हैं? आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अलग होता है, ठीक है। आपका लेक्लांजी सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल वो अलग होता है, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ये क्या है? आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या होता है? आपका इलेक्ट्रोलाइसिस कहां पर होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है। इसमें क्या होता है? एक बीकर लेते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या करते हैं? दो मेटल रॉड डिप करते हैं। ये मेटल रॉड सेम मटेरियल की भी हो सकती है, अलग अलग मटेरियल की भी हो सकती हैं, ठीक है। क्या हो सकती है? सेम मटेरियल की भी हो सकती है, अलग अलग मटेरियल की भी हो सकती हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और मेटल रॉड का एक टर्मिनल, मतलब एक मेटल रॉड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगी, दूसरी मेटल रॉड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगी। जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगी उसको हम बोलेंगे आपका एनोड। ठीक, सही बोल रहा हूं? ध्यान से सुनिएगा, क्या बोलेंगे? एनोड। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव क्या होता है? एनोड होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव क्या होता है? एनोड होता है। और जो नेगेटिव होता है, नेगेटिव टर्मिनल, वो क्या कहलाता है? कैथोड कहलाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट में मान लीजिए मैंने क्या लिया? NaCl लिया, उसका मोल्टन सॉल्यूशन लिया या फिर एक्वस सॉल्यूशन ले सकता हूं, लेकिन दोनों में आपका प्रोडक्ट क्या बनेंगे? अलग अलग बनेंगे। तो अभी मैंने मोल्टन NaCl लिया है, ठीक है। मोल्टन NaCl लिया है तो क्या होगा? ये आपका आयनाइज हो जाएगा। तो दो प्रकार के आयन मिलेंगे, Na+Cl-। जो पॉजिटिव आयन होता है उसको क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं, ठीक है। जो नेगेटिव आयन है उसको क्या बोलते हैं? एनाइन बोलते हैं। ये आपका कैटायन हो गया, ये आपका एनाइन हो गया, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो पॉजिटिव आयन होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करता है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? कैथोड बोल रहे हैं। कैटायन जिधर मूव कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? कैथोड बोलेंगे, ठीक है। और जो एनाइन जिधर मूव करेगा उसको क्या बोलेंगे? एनोड बोलेंगे। तो आपका क्या होगा? एट कैथोड आपका Na+ आयन होगा, वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, किससे? कैथोड से, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पूरी रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, बताऊंगा क्यों करेंगे, ठीक है। उसके बाद Cl- आयन होगा, वो कहां जाएगा? एनोड पे, Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ऐसे दो Cl आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? Cl2 बना लेंगे, ठीक है। तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ओवरऑल दोनों रिएक्शनों को मिलाओगे तो ट्वाइस ऑफ Na+ प्लस ट्वाइस ऑफ Cl- क्या बन जाएगा आपका? ट्वाइस ऑफ Na+ Cl2 क्लोरीन बन जाएगा। तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस
हो गया। सिंपल सा इलेक्ट्रोलाइसिस यही होता है कि आपने क्या किया, एक बीकर लिया, कंटेनर लिया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोल रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो मेटल रॉड डिप की, वो मेटल रॉड सेम मटेरियल की भी हो सकती है, अलग अलग मटेरियल की भी हो सकती है। उसके अंदर क्या भर दिया, इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, जिसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। फिर मेटल रॉड का एक टर्मिनल, मतलब एक मेटल रॉड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ दिया, उसको क्या बोलेंगे, आपका एनोड। दूसरी मेटल रॉड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ दिया, उसको क्या बोलेंगे, कैथोड, ठीक है। जब करंट पास करेंगे तो ये आपका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या हो जाता है, आयनाइज हो जाता है Na+ आयन में और Cl, मतलब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में। तो आपका जो कैटायन होता है वो कैथोड पे जाता है और वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब रिड्यूस हो गया। तो कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, चाहे कोई सा भी सेल हो, किसी भी टाइप का सेल हो, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन गेन किया तो द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। जबकि नेगेटिव आयन जो हुआ वो कहां पर गया, एनोड पे, उसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया, ठीक है। क्या किया, लूज किया। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। कैथोड पे रिडक्शन हो गया, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो गया, ओवरऑल रिएक्शन ये हो गई। तो ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अब मान के चलो कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइसिस है जिसमें दो से ज्यादा कैटायन और दो से ज्यादा एनायन है, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो उनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब कौन रिड्यूस होगा या कौन ऑक्सीडाइज होगा। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिड्यूस होगा और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैंने यहां पर ये जो लिया था वो क्या लिया था, NaCl का मोल्टन सॉल्यूशन लिया था। मैं इसी में अगर NaCl का एक्वस सॉल्यूशन ले लेता हूं, ठीक है, इलेक्ट्रोड वही लिए, ठीक है, बैटरी को कनेक्ट किया, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ये आपका एनोड, ये आपका कैथोड, ठीक है। यहां पर क्या भरा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl भरा, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपके इस केस में क्या होंगे, दो कैटायन होंगे, दो एनायन। सर दो कैटायन दो एनायन कौन से, एक तो Na+ आयन, Cl- आयन, ये क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा एक्वस यानी आपने पानी लिया है, तो पानी भी क्या हो जाता है, आयनाइज हो जाता है। तो पानी किस में आयनाइज होगा, H+ आयन और OH- आयन, ठीक है। अब कितने कैटायन, दो कैटायन, कितने एनायन, दो एनायन, ठीक है। दोनों कैटायन कहां जाएंगे, यहां पर जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये दोनों आए कि भैया हमको क्या होना है, रिड्यूस होना है, क्या होना है, रिड्यूस होना है। तो ये दोनों जैसे यहां पहुंचे तो इसने बोल दिया कि भाई मैं तो केवल एक को ही क्या कर पाऊंगा, रिड्यूस कर पाऊंगा, मैं दोनों को रिड्यूस नहीं कर पाऊंगा। तो कौन रिड्यूस होगा, कौन रिड्यूस होगा, कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है। और ये दोनों कहां पहुंचे, यहां पर पहुंचे, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि हमको क्या हो रहा है, एनोड पे है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इन्होंने बोला कि हमको क्या करना है, ऑक्सीडेशन करवाना है। क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन। तो बोला कि किसको ऑक्सीडाइज करूं, भाई जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। तो हमको फिर इसके लिए प्रोडक्ट बताने के लिए कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता होनी चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको ऑर्डर वाइज याद रखना है कि ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, वैसे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई जाती है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब ऊपर वाले का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कम, और नीचे वाले का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर आप देखोगे तो इन दोनों को अगर देखता हूं तो ये ऊपर होता है, ये नीचे होता है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा और इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो इन दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, हाइड्रोजन का। तो रिड्यूस कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और आपका हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कौन
कौन रिड्यूस होगा, हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, Na प्लस रिड्यूस नहीं हो पाएगा, वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद ये जो दोनों पहुंचे तो इनमें से ऊपर कौन होता है, OH ऊपर होता है, मतलब OH का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, कम है। OH कहां पर होता है, OH क्लोरीन कहां पर होता है, ऊपर होता है, यानी क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल कम है और OH का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा। तो यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब ही नहीं, हमको क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा होता है, क्लोरीन का ज्यादा। रिडक्शन पोटेंशियल जिसका कम है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो गया। तो सर फिर इसको देखते नहीं, कैटायन को नहीं देखना, एनायन को देखना, इन दोनों में। तो इन दोनों में ये क्या होगा, ये आपका ऊपर पाया जाता है, किससे, इससे। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हुआ, तो रिडक्शन पोटेंशियल कम हुआ मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। तो ये क्लोरीन जो होगा Cl नेगेटिव, वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Cl2 बना लेगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ठीक है, ओवरऑल देखेंगे तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ H प्लस आयन प्लस ट्वाइस ऑफ Cl माइनस आयन, क्या बन जाएगा, H2 प्लस Cl2 प्लस आपका सॉल्यूशन में कौन रह गया, एक Na प्लस आयन और OH माइनस आयन। तो ये Na प्लस आयन और OH माइनस आयन सॉल्यूशन में क्या बना लेंगे, NaOH बना लेंगे। तो यहां पर कितने प्रोडक्ट बने, 3 प्रोडक्ट बने, एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन और एक NaOH। तो आपका क्या होता है कि इस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस का आपको एक सेल दे देंगे कि भाई ये ले लिया हमने, ठीक है, ये इसका मिक्सचर लिया, आप प्रोडक्ट बताओ। तो प्रोडक्ट में आपने को देखना है, पहले सबको आयनाइज कर देना जो भी पॉसिबल है, आयनाइज हो गए। कैटाइन कौन कौन से, एनाइन कौन। कैटाइन में देखना किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, कैटाइन में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, वो आपका कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा या लिबरेट हो जाएगा। बाकी जो कैटाइन बचेंगे वो सॉल्यूशन में रह जाएंगे। ठीक है, दूसरा एनाइन देखना, एनाइन में देखना किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, क्या ज्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो एनोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा या लिबरेट हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। बाकी जो एनाइन है वो सॉल्यूशन में बच जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या बता सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या प्रोडक्ट बनेगा ये बता सकते हैं। तो ये तो हमने क्या बताया, क्वालिटेटिव एनालिसिस बताया किसका, इलेक्ट्रोलाइसिस का, कि आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस दोबारा से समझेंगे, क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोलाइसिस द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू constituent element by passing electric current through it is known as electrolysis। ठीक है, किस में होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ठीक है, इसमें क्या होती है, कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन होती है, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन मतलब एक ही कंटेनर में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन, मतलब यहीं पर ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो सेम मटेरियल के भी हो सकते हैं, अलग अलग मटेरियल के भी हो सकते हैं। इसमें जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है, कैथोड जो होता है वो नेगेटिव होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है। ठीक है, अच्छा, कौन रिड्यूस होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। कौन ऑक्सीडाइज होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है, ये जो रिएक्शन होती है ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस अपने आप नहीं हो रही, हम बैटरी लगा रहे हैं, करंट पास कर रहे हैं, इसलिए हो रही है। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रोलाइसिस में जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। इसमें जो डेल्टा जी होगा, चेंज इन गिब्स एनर्जी, वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अब बात आती है इसके क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस अपन इसका डिस्कस करेंगे। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, अभी कुछ देर बाद अपन इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिस्कस करेंगे। ठीक,
तो अभी अपन ने देखा क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अब अपन बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बात कर रहे हैं? क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब कि कितने टाइम हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करके कितना इलेक्ट्रोलाइट या कितना प्रोडक्ट आपका डिपॉजिट होगा, मतलब यहाँ पर कितना Na डिपॉजिट होगा, यहाँ पर कितना क्लोरीन डिपॉजिट होगा, इस टाइप के क्वेश्चन अपन बात करते हैं। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपका फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये बोर्ड के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन में से एक है जो बोर्ड में पूछा जाता है, तो ये टिक कर लीजिएगा आप कि फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हमको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में पहला टॉपिक क्या आ रहा है? फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इसको अपन दो लॉ में पढ़ते हैं। फैराडे ऐसे साइंटिस्ट थे जो हमेशा पेयर में लॉ देते थे। उन्होंने मैग्नेटिक इंडक्शन के भी लॉ दिए हैं, तो वो भी दो लॉ दिए हैं एक साथ। इलेक्ट्रोलाइसिस के भी लॉ दिए हैं, तो वो भी दो लॉ दिए हैं एक साथ, ठीक है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट लॉ की। फर्स्ट लॉ, ठीक है। क्या बोलता है ये? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास डिपोजिटेड और लिबरेटेड, ठीक है। अगर आपका मेटल है तो वो डिपोजिट होगी, अगर कोई गैस है तो वो क्या हो जाएगी? लिबरेट हो जाएगी, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ मैटर या मास ऑफ मैटर एलिमेंट डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, ठीक है, चाहे वो एनोड हो चाहे कैथोड हो, एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट, ठीक है। वो किस पर डिपेंड करता है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपने उसमें से पास की है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द मास ऑफ एलिमेंट डिपोजिटेड और liberated at any electrode is directly proportional to amount of electricity pass through it, ठीक है। यानी किसी भी इलेक्ट्रोड पे कितना मास इलेक्ट्रोलाइट का डिपॉजिट होता है या कितना वेट इलेक्ट्रोलाइट का या एलिमेंट का डिपॉजिट होता है, वो उसमें पास की गई इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो W या M, कई लोग वेट लिखते हैं तो W से नोट कर सकते हैं, कई लोग M लिखते हैं, तो यहां पर ग्राम में मास आपको लेना। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। Q क्या है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज। Q क्या है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज, ठीक है। वी नो दैट Q इज इक्वल टू IT, ठीक है। करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ते हैं, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम ये करंट होता है। तो चार्ज क्या होगा? करंट इनटू टाइम हो जाएगा। तो Q बराबर IT, ठीक है। तो W प्रोपोर्शनल टू IT, ठीक है। I क्या है? करंट। T क्या है? टाइम, जितने टाइम के लिए आपका करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है।
अच्छे से आप जानते हो कि जब भी किसका साइन हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं। किसका साइन हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। तो यहां पर भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो W बराबर ZIT, ठीक है, वेयर Z इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, where Z is proportionality constant known as electrochemical equivalent। यहां पर Z क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो सर इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है कि एलिमेंट टू एलिमेंट चेंज होती है, अलग अलग एलिमेंट के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। तो सर क्या क्वेश्चन में आपको दी जाएगी, नहीं, क्वेश्चन में आपको नहीं दी जाएगी। फिर हमको सर कैसे पता चलेगा, इसके लिए भी आपका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए। अलग अलग एलिमेंट के अकॉर्डिंग इसको फॉर्मूले में करना पड़ता है। तो वेयर Z इज इक्वल टू E अपॉन F, Z इज इक्वल टू क्या होता है, E अपॉन F। सर ये E क्या है, F क्या है, तो ये जो E है ये होता है इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो सर इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, आपने हर एक एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास में या एटॉमिक मास में जो चार्ज है, मतलब जितना वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या लूज कर रहा है, ठीक है, वो जो भी बैलेंस ही है, डिफरेंस है, उससे अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका क्या मिलता है, इक्विवेलेंट मास मिलता है। तो E बराबर इक्विवेलेंट मास बराबर मॉलिक्यूलर मास अपॉन में बैलेंसी या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास अपॉन बैलेंसी या चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट मास, ठीक है। अब अलग अलग, जैसे कॉपर के लिए बात करें तो कॉपर के लिए आपका क्या होता है, एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए। तो कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63, कितना होता है, 63। बैलेंसी उसकी कितनी है, 2। उस पे जो जनरली चेंज इन ऑक्सीडेशन होता है Cu2+ आयन आता है, उससे 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, तो उसकी बैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो आपका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, 31.5 हो जाएगा। सिल्वर के लिए बात करें तो सिल्वर के लिए जो एटॉमिक मास होता है 108 होता है, कितना होता है, 8। उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, तो उसका भी अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, 1, यानी आपका इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, आपका 108। आपको ये दो तो कम से कम याद ही रखने हैं, मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल में पूछा जाता है। हाइड्रोजन में 1 होता है, वैलेंसी भी 1 है, ठीक है। क्लोरीन में क्या होता है, 35.5 होता है, ठीक है, वैलेंसी 1 होती है, तो 35.5 चलेगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास के लिए देखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 71 हो जाता है। तो Cl2 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो अगेन इक्विवेलेंट मास वही हो जाएगा 31.5। तो ये अलग अलग एलिमेंट के लिए इक्विवेलेंट मास आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट मास। बात आता है F क्या है, F होता है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो कितना चार्ज रिक्वायर्ड होता है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, वेयर F इज फैराडे
कांस्टेंट। ऑलरेडी फिजिक्स में भी ये चीज आपको बताई जाती है कि फैराडेज कांस्टेंट क्या होता है। फैराडेज कांस्टेंट मतलब चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। फैराडे कांस्टेंट मतलब क्या होता है, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो F इज फैराडे कांस्टेंट और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1F इज इक्वल टू 96500 कूलम। ठीक है, ये हो जाता है। तो फाइनली वैसे तो आपको यही फॉर्मूला आपको याद रखना है फैराडेज फर्स्ट लॉ का, लेकिन एक्चुअली में ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, W इज इक्वल टू या M इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट मास अपॉन F इंटू आई टी। ठीक है, यहां पर करंट एम्पियर में लेना और टी टाइम किस में लेना है, सेकंड में, तभी ये आपका क्या हो जाएगा, कूलम बनेगा और कैंसिल आउट हो पाएगा। अक्सर ये टाइम किस में दिया रहेगा, आवर्स में दिया रहेगा, डेज में दिया रहेगा, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और करंट को अगर मिली एम्पियर दिया तो एम्पियर में कन्वर्ट करना, ये ग्राम में होता है, ग्राम पर मोल। और ये आपका क्या होता है, फैराडेज कांस्टेंट 96500 कूलम होता है। तो इससे आप कितना मास डिपॉजिट हुआ उतना निकाल सकते हैं। ठीक, अब कई बार क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब मॉडिफाई करके देंगे। क्या होगा कि आपका जो इलेक्ट्रोड है वो थिन स्ट्रिप के फॉर्म में दे देंगे, जिसकी विड्थ दे देंगे, चौड़ाई दे देंगे। ठीक है, तो और जो एलिमेंट है उसकी डेंसिटी दे देंगे। तो आपने मास निकाल लिया, डेंसिटी आपको दी हुई है एलिमेंट की जो डिपॉजिट हो रहा है, तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं डेंसिटी बराबर क्या हो जाता है, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो ये वॉल्यूम निकल गया। क्या दिया है आपको, जो प्लेट दी है उसका एरिया दिया है। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे कि कितना थिक लेयर उस मेटल की डिपॉजिट हो, यानी थिकनेस पूछ लेंगे। तो आपका वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एरिया इंटू थिकनेस। तो अगर आपने वॉल्यूम निकाल लिया तो एरिया दिया हुआ है, तो थिकनेस भी आप निकाल सकते हो। तो T बराबर वॉल्यूम अपॉन एरिया। वॉल्यूम कैसे निकाला, T बराबर W अपॉन रो ए। ठीक है, इस तरह से आपका थिकनेस भी पूछ सकते हैं। ये कब, जब आपका वॉल्यूम जो डिपॉजिट हो रहा है वो मेटल फॉर्म में। ठीक है, दूसरा ये होता है कि जो अगर गैस डिपॉजिट होती है, गैस लिबरेट होती है, तो गैस का मास ना पूछ के आपसे वॉल्यूम पूछ लेंगे कि कितने लीटर, कितने मिलीलीटर गैस लिबरेट होगी। तो उस केस में आपको क्या करना है, जो कंडीशन दी है, ये मास दिया, मास से नंबर ऑफ मोल्स निकालना। क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल। तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला बेसिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, 9 मतलब जो आपकी 11th क्लास होती है, आपको नंबर ऑफ मोल बताया जाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा आपका, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल मिल गया। ठीक है, उसके बाद गैस का वॉल्यूम चाहिए। तो अगर आपको स्टैंडर्ड कंडीशन दी है, एसटीपी दिया है, तो आपको पता है कि 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। कितना होता है, 22.4 लीटर एक मोल का। अब जितने मोल आए उसमें 22.4 लीटर का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। लेकिन ये कब मिलेगा, स्टैंडर्ड कंडीशन पे मिलेगा। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं दी, आपको प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है, फिर वॉल्यूम पूछा है, तो फिर हम क्या करेंगे, बाय आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे। तो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, प्रेशर आपको दिया होगा, टेम्परेचर दिया होगा, नंबर ऑफ मोल आप निकाल चुके हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, V निकालना है। तो V इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन पी कर लेना सॉल्यूशन। हाँ, आर की वैल्यू जैसी यूनिट होंगी उसके अकॉर्डिंग आर की वैल्यू आपको सिलेक्ट करनी, यूनिट के अकॉर्डिंग आर आपका आता है, उसके अकॉर्डिंग आपको V का यूनिट पता चलेगा। तो ये फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ पर इस तरह से, पहले तो आपका डायरेक्ट वेट पूछ सकते हैं। ठीक है, वेट पूछ लिया, वेट में आपको E नहीं देंगे, F नहीं देंगे। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो सकता है कि वेट नहीं पूछे, हम करंट पूछ लें, टाइम पूछ लें, इंटरचेंज करके पूछ सकते हैं न्यूमेरिकल अगर आपको बनाना चाहें
तो वेट दे दिया कि भाई इतना डिपॉजिट हो रहा है इतने टाइम में, तो करंट की वैल्यू क्या है, ठीक है, इतना करंट पास करेंगे तो इतना वेट डिपॉजिट होने में कितना टाइम लग जाएगा, उस तरह से पूछ ले। और एडवांस, थोड़ा सा एडवांस जाते हैं, डेंसिटी दे दी, ठीक है, और एरिया दे दिया इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड का, और पूछ ली कितनी मोटी लेयर उस पर डिपॉजिट होगी, थिकनेस पूछ ले, ठीक है, या फिर जो गैस लिबरेट हो रही है उसका वॉल्यूम पूछ लें। तो इतने टाइप के क्वेश्चन फर्स्ट लॉ पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये जो क्वेश्चन है, मतलब जैसे चार्ज का पूछा जाता है, जो चार्ज कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी रिक्वायर्ड, वो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई भी रिएक्शन लिखी, जैसे Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, तब ये Al बनेगा, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन ये होती है आपका कैथोड पर रिडक्शन का। कॉपर का देखें तो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा आपका, Cu बना लेगा, ठीक है। अच्छा, तो 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए कितने मोल इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, 3 मोल इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मतलब 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। कितनी चाहिए, 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए एक की। अब मैंने बोला 9 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट करने के लिए कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है। तो 9 ग्राम मतलब कितना मोल, तो आपको एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास पता है, ये ग्राम में दिया, तो नंबर ऑफ मोल निकालो। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 27, तो ये क्या हो गया 1/3 मोल, ठीक है। अच्छा, 1 मोल को डिपॉजिट करने के लिए कितना, 3, तो 1/3 मोल को डिपॉजिट करने के लिए 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, यानी 96500 कूलम, ठीक है। ऐसे नहीं करना, इससे कर लो, इससे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या W कितना होगा, 9 बराबर E कितना होगा, तो एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर मास कितना है 27, वैलेंसी कितनी है 3, तो 27/3, तो E कितना हो जाएगा 9 बाय F इंटू क्या पूछा, Q पूछा, 9 से 9 कैंसिल, Q बराबर 1F। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इतना मोल डिपॉजिट करने के लिए या इतना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट करने के लिए कितना करंट पास करना पड़ेगा या कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी। तो ये हो गया आपका फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इस पे नंबर ऑफ न्यूमेरिकल बन के पूछे जा सकते हैं और डायरेक्टली तो पूछा ही जाता है, ठीक है। राइट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो दोनों लिखने होते हैं। अभी तो ये एक हुआ, एक यहां पर खत्म होता है, ठीक है। कम से कम ये तो लिखना, ये तो लिखना, ये आपका मैंने फॉर्मूला बताया कि इससे न्यूमेरिकल होते हैं, कम से कम यहां तक तो आपको बोर्ड में लिखना ही लिखना है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की। किसकी बात कर रहे हैं, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। बात कर रहे हैं फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि मान के चलो ये क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये क्या बोल रहा है ध्यान से सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट फॉर सेम टाइम, मतलब करंट सेम है, सेम टाइम के लिए पास कर रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग, ठीक है। Thus, if the same amount of electricity is passed through different electrolyte for same time, then mass deposited or liberated at
any electrode, then mass deposited or liberated at any electrode is directly proportional to its equivalent mass. ठीक है, मतलब हमने क्या बोला कि दो इलेक्ट्रोलाइट लिए अलग है, ठीक है, उनमें सेम टाइम के लिए सेम करंट पास किया, तो जो मास डिपॉजिट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, आपका इक्विवेलेंट मास पर डिपेंड करेगा। सही बात है, अभी अपन ने बात ही की थी, W बराबर क्या पढ़ा था, E अपॉन एफ आई टी। आपने क्या बोल दिया, F तो ऑलरेडी कांस्टेंट है 96500 कूलम, ठीक है, I सेम कर दिया, T सेम कर दिया, तो W किस पर डिपेंड करेगा, E पर डिपेंड करेगा। तो यही आपका सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। ये क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ same amount of electricity is passed through different electrolyte for same time, then mass deposited or liberated at any electrode is directly proportional to its equivalent mass, ठीक है, its equivalent mass। तो W क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, E के, तो यहां से क्या हो जाएगा, W1 बराबर K टाइम्स ऑफ E1, W2 बराबर K टाइम्स ऑफ E2, तो W1 अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन E2। तो इस पे भी आपके क्या हो जाते हैं, न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने जो डिस्कस किया, मतलब आज के जो लेक्चर में, अभी की जो फिलहाल लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में जो अपन ने डिस्कस किया, सेकंड लेक्चर भी अपन करेंगे जल्दी से, हो सकता है आज ही मैं दोनों लेक्चर डाल दूं, ठीक है, क्योंकि क्या है कि नेट की स्पीड कम चलती है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, ज्यादा वीडियो अपन डाल नहीं पाते, फिर भी कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लेक्चर में 6 तारीख से पहले आपके डाल दूं केमिस्ट्री के, ठीक है। बाकी फिजिक्स के भी लेक्चर डाल रहा हूं, ठीक है, केमिस्ट्री के सॉल्यूशन के ऑलरेडी डाल चुका हूं, सॉलिड स्टेट का एक लेक्चर मैंने डाला है, ठीक है। तो कोशिश करिए जितना ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो देख सकते हैं जो अवेलेबल है, ठीक है, और नहीं आते, जिस टॉपिक में आपको पर्टिकुलरली डाउट आ रहा है तो आप उसको मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक का भी वीडियो बना के आपके लिए जल्दी से जल्दी डाल दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अपन ने आज क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, उसमें ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, रिडक्शन कहाँ पर होता है, क्या प्रोडक्ट बनता है, ये सारी चीजें, और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना है, लाइक नहीं करोगे तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। वैसे ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी आपका अप्रिसिएशन मिलता है तो अच्छा लगता है कि बच्चों को एटलीस्ट वीडियो पसंद आया, कमेंट करिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे कि आपके दोस्तों को इस चीज का फायदा मिल सके, ठीक है। और हो सकता है कि मैं इसका अगला वीडियो आज ही बना के डाल दूं, पहले ये देखते हैं कि जो अभी वीडियो डाला वो अपलोड हो पा जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, जिनका एग्जामिनेशन है बिल्कुल बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन देना, कोई तैयारी रह नहीं जाए, कोई भी डाउट है आप मेरे से डिस्कस जरूर